ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम प्रोफेसर एमएन श्रीनिवास की लौकिकीकरण की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में हमने श्रीनिवास के द्वारा दी गई अन्य सामाजिक परिवर्तन की अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया, जैसे संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। इसी क्रम में हम उनके द्वारा आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन की एक अन्य प्रक्रिया का उल्लेख आज के व्याख्यान में करेंगे, जिसे लौकिकीकरण की अवधारणा के नाम से समझा जाता है। विद्यार्थियों, इस व्याख्यान का जो उद्देश्य है, इस व्याख्यान के पश्चात आप समझ सकेंगे लौकिकीकरण का अर्थ क्या है। इसे परिभाषित अर्थ में एमएन श्रीनिवास के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में लौकिकीकरण को किस तरह परिभाषित किया गया है और लौकिकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आधार क्या हैं और लौकिकीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए क्रमशः हम इन सभी उद्देश्यों के आधार पर व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, पश्चिम में चर्च और राज्य के बीच संबंध को लेकर परिवर्तन की जो प्रक्रिया को समाज विज्ञान में पढ़ा जाता है, उसे धर्मनिरपेक्षीकरण के नाम से जाना जाता है। समाजशास्त्र में एमएन श्रीनिवास ने भारतीय समाज के संदर्भ में इसे कुछ व्यापक अर्थ में समझाने का प्रयास किया और इसे लौकिकीकरण नाम दिया। दरअसल भारतीय समाज जो है, इसमें आप धर्म के बारे में एक बात को स्पष्ट रूप से समझते हैं कि इहलोक की और परलोक की बात होती है। इहलोक मतलब इस लोक में जिसमें हम जीवित हैं, जिसमें अपने जीवन की गतिविधियों क्रियाओं को संचालित कर रहे हैं, उस लोक में किस तरह से हम अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और हमारा व्यवहार, धार्मिक व्यवहार किस तरह से है। प्रारंभ में जो भारतीय परंपरागत समाज था, उसमें हम पारलौकिक सुख की कल्पना करके हमारी क्रियाओं को संपादित करते थे। सारे जो कर्तव्य होते थे, धार्मिक विधान होते थे, उनके पीछे पारलौकिक सुख की बात ज्यादा होती थी। तो इहलोक में यानी इस लोक में या सांसारिक जीवन में रहते हुए हमारे सामाजिक ताने बाने में किस तरह धार्मिक विश्वास बदलने लगे हैं, इनमें कैसे कमी आ रही है और वास्तविक जीवन में अब हम धर्म को किस रूप में पालन करते हैं, इस संदर्भ में उन्होंने लौकिकीकरण की परिभाषा दी। इसे हम इस तरह उन्हीं के शब्दों में स्पष्ट करेंगे कि लौकिकीकरण का जो अर्थ है, वो इस बात में निहित है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था, वह अब वैसा नहीं माना जाता और उसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया निहित है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान होते जाते हैं। देखिए, इस परिभाषा को आप विचार करें तो इसके दो पक्ष अलग स्पष्ट हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि पहले जिसे धार्मिक माना जाता था, वह अब उस रूप में नहीं माना जाता। दूसरी बात ये कि सारे जो पक्ष हैं जीवन के, चाहे वह कानून की बात हो, चाहे वो आर्थिक जीवन की, राजनीतिक की, नैतिक पक्ष जो भी है हमारे जीवन का, उसको हम धर्म के दायरे से अलग हटके विचार करें। जैसे उदाहरण के लिए हमारे समाज में धर्म के नाम पर कई परंपराएं मौजूद थीं, जैसे सती प्रथा,
बाल विवाह, स्मृति ग्रंथों में जिसका उल्लेख मिलता था उसे धार्मिक जामा पहना के हमारे समाज की वो परंपराओं का हिस्सा बन जाते थे। तो उन्होंने कहा कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं है। तो इसका अभिप्राय आप समझ सके होंगे कि हमारे जीवन के जितने भी पक्ष हैं, इनमें जो नए तरीके से तर्क विकसित हुए और जीवन की जो जैसे पहले राजा को भी पुरोहित के आदेश से काम करना होता था। जब हम परंपराओं में बात करते हैं, पुराने शास्त्रों का हवाला देके इन बातों को कई बार चर्चा में आपने कुछ धार्मिक सीरियल में भी देखा होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि राजनीतिक कार्य क्षेत्र भी स्वतंत्र है। हर एक पक्ष में एक नया तर्क आ गया है। तो जो पहले धार्मिक था, वैसा अब धार्मिक व्यवहार के रूप में हम उसे विचार नहीं करते। यही लौकिकीकरण की अवधारणा का परिभाषित अर्थ है। अब हम इस परिभाषा को समझने के पश्चात लौकिकीकरण की जो विशेषताएं हैं, इनको क्रमशः जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह कि समाज में जो परिवर्तन हो रहा है इस प्रक्रिया के माध्यम से, देखिए जहां भी करण शब्द है, जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, इसका मतलब ये है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी एक या दो घटना या एक या दो दिन में, कुछ समय में प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि समाज में निरंतर इनका प्रभाव बना रहता है और इससे परिवर्तन होते रहते हैं। तो कैसे आधुनिक भारत में लौकिकीकरण से परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है समाज में, तो इसकी विशेषताओं में हम सबसे पहले तो यही जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म के प्रभाव में कमी आई है। देखिए, धर्म जो है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार था। हिंदू सामाजिक संगठन में धर्म का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और हम जो मध्यकाल के समय से या उत्तर वैदिक काल से देखते आ रहे हैं कि भारतीय समाज में कर्म कांड और जड़ता धर्म के नाम पे जाति को भी धर्म के आधार पर पवित्रता अपवित्रता के संदर्भ में समझा जाना, ऐसे कई सारी मान्यताएं जो विकसित हुई समाज में, इनसे समाज का विकास अवरुद्ध हुआ और समाज में समरसता को लाने में भी परेशानी हुई। यानी एक समाज जो है हमारा भारतीय समाज बहुत विशाल भी है और इसमें कई तरह की सांस्कृतिक समावेश भी हैं। तो इन सबको पास पास लाने में धार्मिक जो राष्ट्रीय एकीकरण है वह भी एक समस्या चुनौतीपूर्ण रहा। तो धर्म के प्रभाव में जो है वो अब कमी आई है। क्योंकि हम ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी दूसरी विशेषता जो है वो हम अब जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं, कर्मकांड हैं, इनको करने से पहले तर्क लगाते हैं। अब ये तर्क लगाने का अभी क्यों है, इसके आधारों में हम आगे जानेंगे कि हम ऐसा क्यों करने लगे हैं। दरअसल शिक्षा के माध्यम से तर्क का विकास हुआ और तर्क से हम चीजों को उनकी कसौटी पे कसते हैं कि कार्य कारण संबंधों को देखने लगे। तो परंपराओं का अंधानुकरण जो है वो कम होने लगा। तो धर्म का जो जैसा परंपरागत जो प्रभाव था समाज पर, उसमें कमी आई है और इसकी वजह क्या है? बुद्धिवाद, तर्क, इसका महत्व बढ़ा है समाज में। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जितने भी पक्ष हैं सामाजिक जीवन के, वो पृथक पृथक उनमें अलग अलग ढंग से विचार किया जाने लगा। पहले हर एक बात को हम धर्म के आधार पर समझते थे। यदि हमने किसी भी कार्य को किया तो इसके पीछे जो है वो धर्म का एक भय भी हुआ करता था और हर एक संबंध को भी धार्मिक जो है आचार, उनसे आदर्श प्रतिमानों से ढूंढा जाता था, उसको सह संयोजित करके। लेकिन अब हर एक जो घटना है समाज की, पक्ष हैं जो समाज के आर्थिक, कानूनी, नैतिक जो भी पक्ष हैं राजनीतिक, इनको हम पृथक पृथक करके समझने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे भारतीय समाज में, जैसा कि मैंने व्याख्यान के पूर्व में ये कहा था कि भारतीय समाज के जो चिंतन में जो परम लक्ष्य था, उस वो क्या था? मोक्ष को प्राप्त करना, पारलौकिक सुख की बात करना। तो उसके स्थान पर अब हम क्या समझने लगे हैं कि हमारा जो ये जीवन है, इसमें हम किस तरह से अधिक सुख प्राप्त करके अपने जीवन को जी सकते हैं। धर्म हमारे जीवन से खत्म नहीं हुआ, लेकिन धर्म के जो तरीके हैं परंपरागत, उनमें कमी आई है।
और इस तरह से जो भी कारण हमारे समाज में विकसित हुए, उसका आधार वैज्ञानिक चिंतन है। और ये जो प्रक्रिया है, यह भी वस्तुनिष्ठता की बात करती, यानी हम किसी भी घटना का व्यक्तिगत आधार पर तर्क नहीं रखते, बल्कि जैसे उदाहरण के लिए अभी हाल ही में पिछले दिनों में कोरोना का जो कहर आया, इसके पहले आप अगर अपने घरों में चर्चा करें तो हमारे समाज में जब पहले चेचक हुआ करता था बीमारी, तो शीतला माता देवी की पूजा की जाती थी और ये मानते थे कि ये तो देवी का प्रकोप है। लेकिन अब कोरोना काल में इस तरह से हमने नहीं विचार किया, साइंटिफिक तरीके से हमने यह विचार किया कि ये जो बीमारी है इसका कारण क्या है और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो तार्किक दृष्टिकोण बढ़ने से जो घटना जैसी है उसकी वैज्ञानिक आधार पर चिंतन शुरू हुआ और हमारे सोचने कार्य करने के तरीके में अंतर आया। अभी भी जहां अशिक्षित समाज है भारत में, वहां झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र इस तरह की गतिविधियां होती हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये जो सोच थी कि हम हर एक चीज के पीछे ये कारण मानते थे, उसकी जगह हम तर्क के आधार पर चीजों पर विचार करने लगे। अब देखिए, अगर ऐसी विशेषताएं लौकिकीकरण की प्रक्रिया में मौजूद हैं या प्रक्रिया समाज में परिवर्तन ला रही है, तो निश्चित तौर पर इसके कुछ आधार समाज में होंगे, मौजूद होंगे। तो वो कौन से आधार हैं जिनके कारण इस तरह का चिंतन हुआ कि हम धर्म की परंपरागत जो मान्यताएं थी उनके स्थान पर तर्क का समावेश करने लगे। तो विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में जैसा कि हमने जाना था कि भारतीय समाज पर अंग्रेजों का 150 वर्षों के शासन से पश्चिमीकरण की प्रक्रिया विकसित हुई। पश्चिम के जो मूल्य थे, जो शिक्षा थी, जो तर्क था, उसने हमारे सोच को, विचारधारा को, विश्वासों को बदलने में पृष्ठभूमि तैयार की। तो हम ये कह सकते हैं कि लौकिकीकरण के जो आधार हैं, एम एन श्रीनिवास ने जिस तरह से उन्हें वर्णित किया है, उसमें पश्चिमीकरण ने एक सहायक भूमिका निभाई, जिससे कि समाज में परिवर्तन की गति इस दिशा में आगे बढ़ी। दूसरी बात ये कि हमारा भारत ग्राम प्रधान देश रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं क्रमशः, आप जनगणना के आंकड़ों में देखिए, हर 10 वर्ष में तो आपको क्या समझ में आएगा कि नगरीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है, यानी लोग जो है वो नगरों की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। तो नगर जो है वो क्या होते हैं, नवीनता का संचार करते हैं, यातायात, संचार के साधन, शिक्षा के केंद्र, बहुत सारे लोग, कई जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में परंपराओं का प्रभाव उन पर कम हो जाता है और तार्किक आधार पर नए संदर्भ में चीजों पर विचार किया जाने लगता है। तो नगरीकरण भी सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है, जिसके वजह से लौकिकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। बुद्धिवाद का उदय, आधुनिकीकरण अन्य और आधार हैं। आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया जिसको योगेंद्र सिंह ने समझाया है। आधुनिकीकरण समाज में कैसे होता है? दरअसल कोई भी समाज जब अपनी परंपरागत या अर्ध परंपरागत स्थिति से ऊपर उठकर लक्ष्य को प्राप्त करना का प्रयास करता है, तो वो आधुनिकता की ओर आगे बढ़ता है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया संचालित होती है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि नए जो तकनीकी कारक हमारे वैचारिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, इसके भी कई सारे पक्ष हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि हम अपनी परंपराओं से कैसे ऊपर उठ रहे हैं और फिर तर्क के आधार पर हम उन नए विकल्पों का चयन करके अपनी स्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। तो यह भी समाज में शुरू हुई प्रक्रिया, इसने भी एक आधार प्रदान किया लौकिकीकरण के लिए। इसके साथ ही हम देखते हैं कि समाज में 19वीं शताब्दी में आपने पढ़ा है अपने स्कूल के पाठ्यक्रम से अब तक, कई बार इस बात को आपने समझा होगा कि पुनर्जागरण काल में तार्किक ढंग से सोचने का एक आधार तैयार हुआ और पश्चिमी शिक्षा से जो एक प्रबुद्ध वर्ग तैयार हुआ, उसने भी उन मूल्यों को अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से उसका प्रसार किया। इससे जो है वो एक बौद्धिक ढंग से विमर्श करने की प्रक्रिया समाज में शुरू हुई।
इसके बाद हम देखते हैं कि इनका सबका जो प्रभाव है वो तेजी से पूरे भारत में कैसे बढ़ा, संचार के साधनों के माध्यम से। तो संचार से एक स्थान से दूसरे स्थान बात पहुंची और फिर लोग भी उस तरह से नए विचारों का अनुसरण करने लगे। विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी के जो समाज सुधार आंदोलन है, इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि भी इसी बुद्धिवादी तर्क के आधार पर रची गई, क्योंकि जो भी विचार हमारे समाज में प्रचलित थे, उनमें जो परंपराएं हमारे समाज को बाधित कर रही थी, विकास को रोक रही थी, उनको तोड़ने के लिए सारे आंदोलन सक्रिय हुए। आप सभी जानते होंगे कि किस तरह से ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, गांधी जी के द्वारा किए गए प्रयास, कितने सारे जो समानांतर आजादी की लड़ाई के समानांतर जो समाज सुधार का कार्य समाज में चल रहा था, उस सब ने हमको एक बात सोचने पर विवश किया कि हमें आजादी तो चाहिए, लेकिन हमें कैसी आजादी चाहिए? समाज में भी हम जो दबे हुए लोग हैं, जिनको रोक दिया गया है विकास की मुख्य धारा में आने से, और जो बातें हमारे विकास को रोकती हैं, इनको तोड़ के हमें एक अच्छा समाज बनाना है। तो पुनर्जागरण का जो एक तरीका समाज में चला, उसको हम समाज सुधार आंदोलन के माध्यम से समझ सकते हैं। अब देखिए, जो नगरीकरण की प्रक्रिया, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया, जिसका भी हमने प्रारंभ में जिक्र किया, इनके माध्यम से एक संस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ था, वो क्या हुआ? वो हुआ परिवारों के स्वरूप में परिवर्तन। देखिए, परिवार जब संयुक्त हुआ करते थे, या आज भी जहाँ संयुक्त परिवार हैं, वहाँ निर्णय की प्रक्रिया, हमारी परंपराओं का जो प्रभाव है, धार्मिक कार्यों का जो भी तरीका है, वह जो है एक सामूहिक आधार पर चीजें होती थी। लेकिन जब परिवारों का स्वरूप छोटा होने लगा, बदलने लगा, तो व्यक्तिगत तरीके से जीवन शैली विकसित हुई। महिलाएं भी काम पे जाने लगी, तो एक तरह से हम देखते हैं कि परिवार का जो स्वरूप बदला, उसने भी हमारी परंपरागत जीवन शैली को बदल दिया। तो इस तरह से आज अभी हमने क्या जाना कि लौकिकीकरण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और किन आधारों पर यह प्रक्रिया भारतीय समाज में संचालित हो रही है। आगे हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि लौकिकीकरण की अवधारणा का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। विद्यार्थियों, परिवर्तन को जब हमें समझना होता है, तो परिवर्तन पहले पहले की स्थिति और वर्तमान स्थिति या उसके बीच में जो अंतर आया है, इसके आधार पर समझा जाता है। तो देखिए, भारतीय परंपरागत समाज जो था, इसमें पवित्रता और अपवित्रता की धारणा को लेकर जातिगत आधार पर और हमारे व्यवहार में, दैनिक जीवन में कई आधारों पर आप इस धारणा को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जैसे महिलाओं का आपने देखा होगा, अभी भी कानून के माध्यम से हम इस अधिकार को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। आपने पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा होगा कि दक्षिण भारत के मंदिर में, या उसके पहले महाराष्ट्र में शनि मंदिर में प्रवेश को लेके जो बातें हुई, वो क्या है? तार्किक रूप से यदि हम देखें, तो हमें महिला हो या पुरुष, पवित्रता अपवित्रता की बात से ऊपर उठ के उसको उनका अधिकार मिलना चाहिए। जैसे हमारे समाज में जो अस्पृश्यता का बोध था, कानून ने उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत आपको पता है, अनुच्छेद 17 में संविधान में दिया हुआ है, और कानून भी बनाए गए जिसमें अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, फिर 1989 में भी कानून बना, नागरिक अधिकार संरक्षण। तो ये जो कानूनों का प्रभाव है, ये दरअसल परिवर्तन की इस तरफ इशारा कर रहा है कि हमको समाज में जातिगत आधार में जो अपवित्र और अपवित्र की जो बात है, इससे खत्म करके ऊपर उठना है, और हमें एक समानता की बात। लेकिन पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जो
एक दूसरे के साथ नजदीक भी नहीं होते थे। गांव में आप जाके देखिए तो दक्षिण दिशा की तरफ शूद्रों के अलग निवास हुआ करते थे। बहुत ज्यादा संकीर्णता थी हमारे समाज में। और कभी आप अंबेडकर का जीवन परिचय पढ़ेंगे जब, तो उनकी लाइफ हिस्ट्री में कई सारे ऐसे वृत्तांत आपको पढ़ने मिलेंगे। तब आप समझ सकेंगे कि किस तरह हमारे समाज में ये जो बात थी कि कैसे हम पवित्र और अपवित्र इन दो विचारों के बीच में सामाजिक दूरी बनाए रखते थे। तो लौकिकीकरण की जब प्रक्रिया समाज में संचालित हुई, साइमन श्रीनिवास ये समझाते हैं कि पवित्रता और अपवित्रता की जो हमारी मानसिकता थी, इससे ऊपर उठकर अब हम नए तरीके से विचार करने लगे हैं। देखिए, अब जीवन चक्र में और संस्कारों में भी परिवर्तन की बात देखते हैं। हिंदू सामाजिक जीवन में आपने बीए प्रथम वर्ष में भी पढ़ा होगा और अपने परिवार में भी आप कुछ संस्कारों का आयोजन देखते होंगे। जैसे हम जन्म के बाद से ही संस्कार उसके पहले से शुरू हो जाते हैं, जन्म के बाद और अंतिम संस्कार तक चलता है। पहले क्या होता था कि जैसे एक उपनयन संस्कार होता था, तो जब संस्कारों का प्रारंभ आश्रम व्यवस्था में था, उस समय द्विज बनने के लिए उपनयन संस्कार होता था। यानी जनेऊ संस्कार जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनका उपनयन संस्कार होता था। बाद में यह जो हमारे 16 संस्कारों का एक हिस्सा बन के संस्कारों का आयोजन किया जाता था। लेकिन अगर अभी आप देखें तो मैंने अपने अवलोकन में पाया कि विवाह के समय ही पंडित जी जो है वो कुछ संस्कार जो नहीं हो पाते हैं उनको वहां प्रतीकात्मक रूप से करवाते हैं। जैसे कहते हैं कि जनेऊ संस्कार करना है, वहीं एक मंडप में एक जनेऊ भी पहना देते हैं, मतलब उपनयन संस्कार वहीं कर देते हैं, तो प्रतीकात्मक है। पहले हम इसको तार्किक आधार पर एक अर्थ प्रदान करते थे धार्मिक क्रिया की विधि से, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको परंपरा का चूंकि हिस्सा है तो इस पे विचार न करके उन कुछ चीजों को हमारे समाज की मूल्यगत आधार पर उनका निर्वाह कर रहे हैं, पर उनको उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से प्राचीन समय में या उसके पहले वाले समय में देखा जाता। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन में जो हमारा सांस्कारिक पक्ष है, कर्मकांड का जो पक्ष है, वह भी बहुत सीमित होता जा रहा है। जैसे विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसकी पूरी क्रिया विधि होती है प्रारंभ से लेके सप्तपदी तक, विदाई तक। लेकिन इसके बाद अभी क्या हो रहा है कि कोर्ट मैरिज भी चलन में आ गया है। यानी हम कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से भी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो तर्क किस तरह से हमारे जीवन में आया कि हम उन प्रतीकों को संक्षेप में करने लगे, बहुत छोटा स्तर पे उनको सिर्फ निर्वाह कर रहे हैं परंपरा के नाम। अब इन सब का परिणाम ये हुआ कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ रहा है। हमारा जो सामाजिक संरचना है, इकाइयों का जो क्रम है, परिस्थिति और भूमिका है व्यक्ति की, जिन मूल्यों से, प्रतिमानों से प्रभावित हो रही थी, उसमें हम देखते हैं कि बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। जो परंपरागत तरीके से धार्मिक भूमिकाएं निर्वाह करते थे, अब उनकी जगह देखिए बौद्धिक आधार पर पंडित होना, यानी जो मंदिर का पुजारी है वो सिर्फ पंडित हो ये जरूरी नहीं है। अब किसी भी जाति का व्यक्ति जिसे धार्मिक क्रिया संपादित करना आती है वो भी बन सकता है। परिवार छोटे हो रहे हैं तो हम अपने वैसे ही अपने जो सांस्कारिक जीवन की जो क्रिया विधियां हैं उनको कम करते जा रहे हैं। जातिगत आधार पर भी हम देख रहे हैं कि जो जाति में ऊंच नीच का संस्तरण था उसको हम उस रूप में अब नहीं समझ रहे हैं। तो सामाजिक संरचना में भी हमें बदलाव नजर आता है। तो आज के व्याख्यान में आपने क्या जाना कि लौकिकीकरण की प्रक्रिया आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जिसमें एम.एन. श्रीनिवास ने यह समझाने का प्रयास किया कि प्रारंभ में जिसे पूर्व में भारतीय समाज में धार्मिक माना जाता था, अब हम वैसा धार्मिक नहीं मानते और इसको तार्किक आधार पर विचार करने लगे हैं। और इसके कारण समाज में धर्म के प्रभाव में कमी आई है। पारलौकिक जो सुख की बात करते थे उसकी जगह वर्तमान जीवन के बारे में लोग अधिक तार्किक हो गए हैं और चीजों को कार्य कारण संबंधों के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर, तार्किक आधार पर विचार करने लगे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज में
पश्चिमीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, संचार के साधन, तर्क, ये सारे जो आधार हैं वो मौजूद हैं, इसलिए इनका प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ रहा है। और ये मुख्य रूप से हमें दिखाई दे रहा है हमारी पवित्रता, अपवित्रता की धारणा में परिवर्तन के माध्यम से, हमारे जीवन में जो जीवन का जो एक लाइफ स्टाइल थी, क्रम था, संस्कारों के माध्यम से, उसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत थोड़े से संस्कार प्रतीकात्मक रूप से किए जा रहे हैं और अंततः हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ रहा है। तो आज की कक्षा में आप एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई लौकिकीकरण की अवधारणा को समझ सके हैं। विद्यार्थियों, व्याख्यान के अंत में परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में हम आपसे यह बतलाना चाहते हैं कि परीक्षा में प्रश्न अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी किस क्रम में आते हैं। जब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं तो पूरे एक अवधारणा को हमें शुरू से अंत तक समझाना होता है, यानी उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, आधार, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन जब हम संक्षेप में किसी प्रश्न को पूछते हैं अति लघु उत्तरीय में, तो एक लाइन में जवाब देना है। यह प्रक्रिया क्या है, इसका अर्थ क्या है, आप बता सकते हैं। इसमें इहलोक के बारे में है, पारलौकिक सुख किस तरह की सुख की बात है, तो आप बता सकते हैं कि इहलोक की बात है। इसके जो प्रमुख आधार हैं उसमें पश्चिमीकरण भी है, नगरीकरण भी है। कुछ ऐसे आपको चयन में कुछ शब्दों को याद रखना है कि इसके आधार पर यह प्रक्रिया तेजी से समाज में बढ़ी। इसके साथ ही जब लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं तो उनमें 50-100 शब्दों में, 250 शब्दों में भी पूछा जा सकता है आपको कोई भी प्रश्न। तो अलग-अलग जो इसके सेगमेंट हैं, जैसे भारतीय समाज पर प्रभाव, इसकी विशेषताएं या इसके आधार, तो अलग-अलग करके पूछा जाएगा। लेकिन जब दीर्घ उत्तरीय है तो पूरे प्रश्न को आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। आप इसे पढ़ सकते हैं, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई पुस्तक को, और इसके साथ ही आप व्याख्यान के माध्यम से नोट बनाकर आपके प्रश्न को, उत्तर को लिख सकते हैं। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। धन्यवाद।